द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ने लिखा है। और ये चैप्टर बेटा ट्रिब्यूट है खुशवंत सिंह का अपनी ग्रैंडमदर को। अपनी ग्रैंडमदर को उसने श्रद्धांजलि दी है और बहुत प्यार से दी है। तो आपसे अगर ये टाइटल पूछते हैं, जो कि पूछा ही जाता है, 9th-10th में ये वाला क्वेश्चन कम आता था कि भाई जस्टिफाई द टाइटल, फिर भी हम हर बार करते थे। मैडम राइट्स द बस, याद है, जस्टिफाई द टाइटल पढ़ा था। क्लास, हाँ, क्लास 11th में, 12th में और आगे चल के तो टाइटल के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, टाइटल के बारे में बताओ। तो टाइटल के बारे में बताने से पहले हम ये बोलेंगे कि दिस इज अ लविंग ट्रिब्यूट ऑफ खुशवंत सिंह फॉर हिज ग्रैंडमदर। अब बेटा उसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपने रिलेशनशिप के 3 स्टेजेस जो है वो रिमेंबर किए हैं, याद किए हैं। वो याद कर रहा है उसका और उसकी ग्रैंडमदर का जो रिलेशनशिप था, इट पास्ट 3 फेजेस। तो 3 अलग अलग फेजेस उसने क्रॉस किए हैं, जिसको वो रिमेंबर कर रहा है। और बेटा ही इज गेटिंग वेरी ब्यूटिफुली इमोशंस इनटू दिस चैप्टर, और बड़े ब्यूटिफुली उसने वो इमोशंस जो है वो चैप्टर में लेके आया है। आगे बेटा जब तुम टाइटल की बात करोगे तो टाइटल के लिए लिखोगे कि इस टाइटल में वर्ड पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग, और पेंटिंग बनाई जाती है कलर्स से। पर खुशवंत सिंह ने बाय द यूज ऑफ वर्ड्स ही हैज बेटा गिवन सच अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंडमदर दैट वी फील लाइक कि हम ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट देख रहे हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग, पेंटिंग बनाई जाती है कलर से। खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर का लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया है बाय द स्किलफुल यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स से बेटा उसने बढ़िया जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी ग्रैंडमदर का। इसलिए इस चैप्टर को द ट्रिब्यूट टू अ लेडी नहीं बोला है, अ ट्रिब्यूट टू द ग्रैंडमदर नहीं बोला है, पोर्ट्रेट बोला है, क्योंकि he makes his grandmother come alive in front of us। मैम ये तो समझ आ गया। अब लेडी का क्या मतलब हुआ? लेडी की जगह तो ग्रैंडमदर लिखना चाहिए था। द पोर्ट्रेट ऑफ माय ग्रैंडमदर टाइटल होना चाहिए था। Why in the title he has written the word lady? Very nice question बेटा। तो टाइटल को डिस्क्राइब करते समय तुम लिखोगे Khushwant Singh has not used the word grandmother, but he has used the word lady for his grandmother because his grandmother had all the qualities of a beautiful lady, of a perfect lady। एक परफेक्ट लेडी में, एक ब्यूटीफुल लेडी में जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए वो सारी उसकी ग्रैंडमदर में थी। इसलिए उसने लेडी लिखा है, ग्रैंडमदर नहीं लिखा है बेटा। तो बेटा इस वजह से इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन होता है बेटा, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर। क्योंकि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई जिसको उसने डिस्क्राइब किया है। तो बेटा आप वही चीजें याद करके, समझ करके चैप्टर पढ़ रहे हो कि जो एक वुमन में, एक लेडी में, वुमन में नहीं, एक लेडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सारी ग्रैंडमदर में थी। तो बेटा द ग्रैंडमदर, एक लाइन में मैं तुमको सिर्फ ये लाइन बताऊंगी, फिर उसके बाद तो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी उठाएंगे ही। हम ये बोलेंगे बेटा द ग्रैंडमदर वाज एन एपिटेमी ऑफ, एपिटेमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, जो लेडी को जैसा होना चाहिए। अ लेडी शुड बी एन एपिटेमी ऑफ डिवाइन ब्यूटी।
डिवाइन मतलब इनसाइड ब्यूटी, तो वो थी उसकी ग्रैंडमदर। बेटा उसके ग्रैंडमदर पीसफुल और साथ में कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, और ये सारी चीजें उस लेडी में थी, इसलिए उसने बोला है बेटा उसकी ग्रैंडमदर एक परफेक्ट लेडी थी। तो ये जो चैप्टर है इसका टाइटल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टाइटल हमें ये बताता है कि खुशवंत सिंह ने by the skillful use of the words he has made the painting of his grandmother, the lively portrait of his grandmother, not by the colors but by the use of the words. He has not used the word grandmother, but he has used the word lady because his grandmother had all the attributes of a lady should have. That means his grandmother was an epitome of divine beauty, internal beauty, peace and satisfaction. Or beta, this is a loving tribute of a grandson for his grandmother. अब चैप्टर की शुरुआत होगी, और सुनो चैप्टर पढ़ते समय जो क्वेश्चंस कवर मैं कर रही हूँ उसके हिसाब से ही चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो एक आध बच जाएगा वो रीड करते समय फिर देन आई एम गोइंग टू टेल यू। तो बेटा ये चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जैसा मैंने बताया पूरे चैप्टर में 3 स्टेजेस आएंगी। रिलेशनशिप जो हुआ ग्रैंडमदर और ग्रैंड बेटा सन का, तो फर्स्ट स्टेज से हमारी शुरुआत होती है। जो फर्स्ट स्टेज थी उस स्टेज में बेटा हम पढ़ते हैं कि जो खुशवंत सिंह है वो बहुत छोटा सा बच्चा है, गांव में रहता है। उसके पापा और मम्मी सिटी चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, और दादी को और बेटा पोते को छोड़ जाते हैं। तो खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा और उस वर्ड को याद रख लेना क्योंकि वो क्वेश्चन आता है, और वो वर्ड होता है बेटा जिसमें वो बोलते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर, तो सरोगेट मदर का मतलब होता है बेटा वो मदर जो हमारी केयर टेक करती है, हु इज अ केयर टेकर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। खुशवंत सिंह छोटा सा बच्चा है और ग्रैंड मदर उसको सुबह उठाती है, उसको नहलाती है, उसको ब्रेकफास्ट देती है, उसको स्कूल लेके जाती है। गांव छोटा सा होता है, ग्रैंड मदर एजुकेटेड है बेटा। उस जमाने में भी वो लेडी पढ़ी हुई है, जिस जमाने में लड़कियों को पढ़ना नहीं दिया जाता था। तुम्हें याद है भोली चैप्टर किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। तो बेटा उस जमाने में भी ग्रैंड मदर पढ़ी लिखी, तो ग्रैंड मदर बड़े प्यार से बच्चे को उठाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, और कॉन्टिन्यूअसली बेटा प्रेयर्स गाती रहती है। खुशवंत सिंह कहता है दादी जान करके सारी सारी प्रार्थनाएं गाती रहती थी कि मुझे वो याद हो जाए, बच्चे को याद हो जाए, तो मुझे सुना सुना के गाती थी। खुशवंत सिंह कहता है मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं करी, वो कभी नहीं याद करता था क्या गा रही है, पर कहता है मुझे वो इतनी मेलोडियस लगती थी आवाज कि मैं सुनता जरूर था उनकी प्रेयर्स को, क्योंकि गाने बहुत ही ज्यादा मेलोडियस आवाज में होते थे, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स। दूसरा क्वेश्चन बेटा, नाश्ते में क्या कराती थी दादी उसको? तो नाश्ते में बासी रोटी मिलती थी, और बासी रोटी बटर के साथ, घी के साथ मिल जाती थी, और वो खा लेता था, और बेटा वही जो है वो लेकर के अपने स्कूल की तैयारी हो जाती। फिर आपसे पूछेंगे स्कूल की तैयारी कैसे हो जाती थी, तो सोचो जरा स्कूल कितना सिंपल था। एक बेटा स्लेट होती थी और एक वो इंक पॉट होता था, और वो बांधा कपड़े में और चल दिए स्कूल की तरफ, दोनों, खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर एक और चीज साथ में लेके जाती थी, थोड़ी सी रोटियां। और बेटा ये लोग स्कूल पहुंच जाते थे। अब स्कूल का डिस्क्रिप्शन सुनो जरा गांव के। तो एक मंदिर, और उस मंदिर में बेटा आधी जगह में बच्चों को, जो पंडित जी थे, जो प्रीस्ट थे गांव के, वो बेटा जो पुजारी थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चे जो है वो बेटा पढ़ रहे हैं,
और दादी मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब वो रिलीजियस किताबें पढ़ रही होती थी बेटा वहां बैठ करके। इसका मतलब दादी वॉज एजुकेटेड। और बेटा पंडित जी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते क्या थे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे? कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, अल्फाबेट पढ़ाते थे और बेटा उन्हें रिलीजियस लेसन्स देते। स्कूल ओवर हो जाता था और दादी और खुशवंत सिंह वापस आते थे। और जब दादी और खुशवंत सिंह वापस आते थे तो दादी नेचर लवर भी थी, वेरी काइंड हार्टेड नेचर लवर। तो बेटा वो जो रोटी होती थी जो सुबह लेके गई थी अपने साथ, उसको टुकड़े टुकड़े करके डॉग्स को देती हुई आती थी। और कहता है खुशवंत सिंह, बहुत सारे डॉग्स दादी के पीछे पीछे चलते थे, आपस में ग्राउल करते थे वो रोटी खाने के लिए। तो दादी काइंड हार्टेड है, नेचर को भी सर्व कर रही है और बेटा फिर वो घर आ जाते थे। तो कहता है ये जो फर्स्ट फेज था, ये जो फर्स्ट पीरियड था हमारे रिलेशनशिप का, बहुत ब्यूटीफुल था। और इसके बाद हमारी लाइफ में बेटा जो दूसरा फेज है वो स्टार्ट हुआ। तो दूसरे फेज का डिस्क्रिप्शन मैं बाद में दूंगी, पहले हमने जितना यहाँ तक एक्सपीरियंस बेटा समझा है इसको हम रीड कर लेते हैं। और रीड करने के बाद नोट्स में से पढ़ रही हूँ, जिनके पास नोट्स नहीं है पीडीएफ शेयर कर दिया है, उसमें से पढ़ लेते हैं। ये नहीं सोचना कि कहानी पता है, क्वेश्चंस जो पूछेंगे उसके ऊपर उस हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं। तो बेटा नोट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, जो हम बता रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट मार्क करते जाना। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। अकाउंट का मतलब डिस्क्रिप्शन। ये लेसन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। As the author describes his association with his grandmother. बेटा association मतलब relationship with his grandmother and changes that came about in their relationship. तो बेटा वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज होता रहा, वो पूरी जर्नी उसने बताई है। इट कैन बी कॉल्ड अ लविंग ट्रिब्यूट। लविंग ट्रिब्यूट को तो अंडरलाइन कर, ये चैप्टर एक लविंग ट्रिब्यूट है बेटा, फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर, वेयर ही रिमिनिसेंसेस लिखा हुआ है बेटा। रिमिनिसेंसेस का मतलब लिखो रिमेम्बर्स, जहां पर ये बेटा रिमेम्बर करता है। रिमिनिसेंसेस अबाउट द इमोशनल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब इमोशनल रिलेशनशिप, जो उसका बेटा इमोशनल रिश्ता था ही शेयर्ड विद हर, जो ग्रैंडमदर के साथ था। पूरे पैराग्राफ में से लविंग ट्रिब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वो लाइन तुम अपने लिए रिमेम्बर कर लेना बेटा, आंसर को अच्छी तरीके से लिखने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में टाइटल, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? जस्टिफाई द टाइटल। डू यू थिंक कि ये टाइटल ठीक है? ये उसका आंसर है बेटा। इट इज एन एप्ट एंड एप्रोप्रिएट टाइटल। बेटा बिल्कुल सजेस्टिव टाइटल है, बिल्कुल सूटेबल टाइटल है। खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स द पर्सन एंड पर्सनालिटी ऑफ द ग्रैंडमदर who had all the attributes of a lady. Portrait means a painted picture of someone. Here it is written description of the grandmother as lively drawn with words. ऐसा लगता है जैसे उसने वर्ड्स से बेटा पेंटिंग बनाई है अपनी ग्रैंडमदर की। इसका मतलब क्या हुआ? लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया है उसने। द नरेटर्स, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर। तो खुशवंत सिंह हमें बताता है कि उसकी दादी देखने में कैसी थी। द नरेटर्स ग्रैंडमदर वाज शॉर्ट, ओल्ड, फैट एंड स्लाइटली बेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है उसको, है ना, डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर। और बेटा वो फिजिकली ब्यूटीफुल नहीं थी, पर फिर भी उसने बोला है बहुत ब्यूटीफुल थी, इसका क्या मतलब हुआ? तो उसमें भी ये आंसर काम में आएगा। तो इन्होंने बोला है दादी देखने में शॉर्ट हाइट,
बहुत बूढ़ी और बेटा मोटी सी और थोड़ी सी झुकी हुई. He had seen her look the same for 20 years. She was very old. And Khushwant Singh said that for 20 years she did not grow more beta older. उससे ज्यादा बूढ़ी कभी हुई नहीं. मतलब 20 साल से एक जैसी लगती. It seemed to him that she was so old and could not grow older. खुशवंत सिंह को लगता था इससे ज्यादा बूढ़ा इंसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी. कैसे बूढ़ी थी, बुढ़ापे का डिस्क्रिप्शन सुनो जरा. It was because she had already looked extremely old. Her face was a crisscross of wrinkles. झुर्रियां जो पड़ जाती हैं एज के साथ, इतनी सारी बेटा रिंकल्स थी जैसे जाल बिछा हुआ हो चेहरे पे. तो जब डिस्क्राइब करोगे तो ये भी लाइन लिखना. बेटा she could not stand and walk with her body in an upright position. Straight, upright मतलब straight. तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी स्पाइन जो है वो बेंड हो जाती है, तो वो बेटा ऐसे झुक के चलती थी. Why? Because she was so old. फैट भी थी, तो बेटा अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे रखे रहती थी. She had to keep one of her two hands on her waist. She did so to balance her stoop. अब बेटा स्टूप का मतलब होता है झुकना, तो अपने झुकने को बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे. और बेटा छोटी सी, ओल्ड, फैट और बेटा बेंड और क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स ऑन हर फेस. द वेरी आइडिया दैट शी वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. बेटा प्रिटी का मतलब लिखो ब्यूटिफुल. और ये सोचना कि दादी कभी यंग भी थी, कभी बेटा कि वो सुंदर भी थी, ये आइडिया तो बेटा कभी आता भी नहीं था खुशवंत सिंह के दिमाग में. The very idea that she was once young and pretty was almost revolting. Revolting मतलब बेटा avoid, neglect, reject. बेटा the grandmother often told her grandson about the games she played as a child. और कभी कभी खुशवंत सिंह को बताती थी मैं जब छोटी थी ना मैं ये वाला खेल खेलती थी. और बेटा खुशवंत सिंह पता है क्या सोचता था, ये छोटी कैसे हो सकती है, मजाक कर रही है, ये तो हमेशा से बूढ़ी थी, बूढ़ी है और ऐसी ही रही. तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आता. सुनो अभी बताती हूँ. The grandmother often told her grandson about the games she played as a child. This looked quite funny, strange. Exaggerated का मतलब आपको पता ही है, ओवर स्टेटमेंट. बेटा ऐसा लगता था पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रही है. And the narrator did not take them seriously. क्यों he did not take them seriously? Because he looked his grandmother old for 20 years. 20 सालों से एक जैसा ऐसा ही देख रहा था, तो उसको लगता था कि ये तो हमेशा से बूढ़ी थी. इसलिए बेटा उसे बचपन की बातें दादी की एग्जैजरेशन लगता था, हाइपर बोल लगता था. ऐसे कैसे हो सकता. Author's grandmother was always attired. बेटा attired का मतलब लिखो, attired का मतलब dressed. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. पूरे चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना वो सारी नोट्स में लिखती है. Author's grandmother was always attired, dressed in spotless white clothes. और बेटा हमेशा जो है वो व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनती थी. अच्छा, स्पॉटलेस मतलब वेरी क्लीन. शी हैड सिल्वर हेयर. सिल्वर हेयर समझ गए, व्हाइट हेयर, चमकते हुए बेटा सफेद बाल. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन इनऑडिबल प्रेयर्स. इनऑडिबल मतलब विच कैन नॉट बी हर्ड. दूसरा कोई सुन नहीं पाता था बेटा, पता नहीं क्या जाप उनका मन मन में चलता रहता था, बस होठ हिलते हुए दिखते थे कि ये कुछ ना कुछ जो है वो जाप कर रही है. और बेटा हर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर इनर ब्यूटी रेडिएटेड का मतलब शोन, शाइन करती थी. उनकी अंदर की ब्यूटी जिसे मैं डिवाइन ब्यूटी बोल रही थी, ऑन हर फेस. तो बेटा वो सफेद कपड़े पहनती है, सफेद बाल है, चेहरा चमकता हुआ है, क्योंकि उनकी इनर ब्यूटी बेटा चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती थी. इसी वजह से राइटर कहता है कि मेरी दादी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे बेटा स्नो कवर्ड माउंटेन. स्नो सफेद होती है
और पीसफुल होती है, उतना ही बेटा जो मैंने फर्स्ट लाइन में बोला ना, पीस, सेटिस्फैक्शन, ब्यूटी एक्सपीरियंस होती थी। इसलिए बेटा वो उसको बोलता है, शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन्स इन विंटर। और बेटा हिमालय के जैसे, हिमालय वर्ड नहीं लिखा है, स्नोई माउंटेन, बर्फ से कोई पहाड़ ढका हुआ हो ऐसे लगती थी। ब्रैकेट पे मैंने क्या लिखा हुआ है, और बेटा ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये सिमली क्यों यूज करी है, दादी का कंपैरिजन स्नो कवर्ड माउंटेन से क्यों किया है, क्योंकि दादी वॉज एन एपिटेमी ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन ब्यूटी। बेटा शी पीस एंड कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, she was always dressed in spotless white, she had white hair and she had beta beauty, inner beauty reflected on her face, a personification of serenity, peace and contentment. So she was never an attractive woman physically, but a divine beauty. Divine matlab internal beauty. So physically she was not beautiful, but beta internally she was so beautiful कि वो बहुत सुंदर लगती। The narrator's grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Very important paragraph. अब दादाजी को कभी नहीं देखा खुशवंत सिंह ने, दादाजी को नहीं देखा बेटा, पर दादाजी का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। बड़ी सी बेटा दादाजी की दाढ़ी थी और दादाजी बैठे हुए थे। खुशवंत सिंह कहता है उनकी फोटो देख के तो मुझे पहले ही पता चल जाता था कि ये भी बूढ़े थे और इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे थे। तो बेटा ग्रैंडफादर के ऊपर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर अलग ही क्वेश्चन आता है। कल हम यहाँ से आगे लेंगे और पहले आंसर लिखेंगे और फिर चैप्टर आगे। ठीक है, जिन्होंने नोट्स अभी भी कलेक्ट नहीं किए थे कल शाम को कर लेना। फाइन, सी यू टुडे।